हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलीटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आज हम ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है ना, एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफार्मर है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा। अच्छा क्यों है? क्योंकि यदि एक सेम रेटिंग के लिए अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को अगर हम एक ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर मटेरियल की भी बचत होती है, कोर मटेरियल की भी बचत होती है, पावर भी ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे इफ़िशेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आया? इफ़िशेंसी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के। ऑटो ट्रांसफार्मर 3 फेज़ सिस्टम में भी यूज किया जाता है और सिंगल फेज़ सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है। समझ में आया? तो तमाम सारी बातें हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको क्या जानना है, वो सारे कंटेंट हम यहाँ पे लिखे हैं और उसके कॉन्सेप्ट को भी हमने क्या किया है, लिखा है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारा डेरिवेशन वगैरह भी होता है, लेकिन उन सारे डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हालांकि आपके बुक में इतना नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो आपके कंपटीशन के बेसिस पे जितना क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है। ठीक है, केवल एक वाइंडिंग होती है और यही वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का काम करती है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर किसी किसी बुक में दिया है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के क्या है, समान है, असमान है भी। और कई कई ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर में ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर हमारा सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, और कई सारे किताबों में ऐसा दिया गया है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उस टाइप के ऑटो ट्रांसफार्मर की जो डिज़ाइन है वो थोड़ा कुछ अलग टाइप के हैं। तो वहाँ पर जो है म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है, सेल्फ इंडक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेल्फ इंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है इसमें केवल एक वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ना, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग मैग्नेटिकली लिंक्ड होते थे। दोनों वाइंडिंग जो है मैग्नेटिकली क्या होते थे, लिंक्ड होते थे। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग मैग्नेटिकली भी लिंक्ड हैं और इलेक्ट्रिकली भी लिंक्ड हैं। समझ में आया? दोनों वाइंडिंग मैग्नेटिकली भी लिंक्ड हैं और इलेक्ट्रिकली भी लिंक्ड हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में केवल इंडक्शन, एक मतलब इंडक्शन के प्रोसेस के अनुसार जो है वहाँ पर हमारा क्या कहते हैं, पावर ट्रांसफ़र हो रहा था। समझ में आया? इंडक्शन के प्रोसेस के अनुसार या फिर इंडक्टिवली वहाँ पर पावर ट्रांसफ़र होता था। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो हमारा पावर का ट्रांसफ़र होता है वो इंडक्टिवली होता है। क्या होता है? इंडक्टिवली। समझ में आया? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो पावर का ट्रांसफ़र होता है वो केवल इंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र होता है प्राइमरी से सेकेंडरी। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में जो हमारी वाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, हालांकि एक ही वाइंडिंग होती है लेकिन इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो होती है यहाँ पे वो मैग्नेटिकली भी कपुल्ड होती है और कंडक्टिवली भी कपुल्ड होती है। मतलब कंडक्टिवली का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ मतलब जुड़े होते हैं। वहाँ पर देखिए, क्या प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ी होती थी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में? नहीं, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से डायरेक्टली कनेक्ट है। समझ में आया? डायरेक्टली क्या है, कनेक्ट है। तो वो क्या है, यहाँ पर जो पावर ट्रांसफ़र होता है दो तरीके से होता है। एक तो इंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र होता है, दूसरा कंडक्शन के आधार पे भी पावर ट्रांसफ़र होता है। पहला इंडक्टिवली तथा दूसरा कंडक्टिवली भी पावर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से पावर ट्रांसफ़र होता है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी यहाँ पर दो तरीके से पावर ट्रांसफ़र होता है, जबकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में केवल एक ही तरीके से पावर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, वहाँ पर इंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र होता था, यहाँ पर इंडक्टिवली और कंडक्टिवली दोनों तरीके से पावर ट्रांसफ़र होंगे। इसलिए ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी इफ़िशेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आया? अब देखिए, ये तो रही सारी बातें जो भी है।
अब देखते हैं, देखिए अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर में अगर कन्वर्ट करते हैं, अगर बदलते हैं, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो है हमारा कॉपर मटेरियल की भी बचत होती है, कोर मटेरियल की भी बचत होती है, ट्रांसफार्मर का साइज़ भी छोटा हो जाता है, समझ में आया, और दक्षता भी उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लॉसेस वगैरह इसमें क्या होंगे, कम होंगे। सिंपल सी बात है, जब मटेरियल की बचत होगी तो लॉसेस भी क्या होगा, कम ही होगा एक प्रकार से देखा जाए तो पहले ऑटो ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है, इस ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है। इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग मैग्नेटिकली तथा कंडक्टिवली दोनों तरीके से जुड़ी होती है। मैग्नेटिकली भी जुड़ी होती है और कंडक्टिवली भी क्या होती है, जुड़ी होती है, ठीक है। अभी आगे बताएंगे कैसे। अब यहाँ पर क्या है, इसलिए इस ट्रांसफार्मर से इंडक्शन तथा कंडक्शन दोनों से पावर ट्रांसफ़र होता है। इसलिए इस ट्रांसफार्मर से देखिए इंडक्शन तथा कंडक्शन दोनों तरीके से क्या होता है, पावर ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए इस ट्रांसफार्मर से इंडक्टिवली तथा कंडक्टिवली दोनों तरीके से पावर ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर इंडक्टिवली भी आप लिख सकते हैं, कंडक्टिवली या कंडक्शन ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंडक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन दोनों तरीके से पावर हमारा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। यह सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। इसका फंडामेंटल देखिए, अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है ये सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो ट्रांसफार्मर का फंडामेंटल लॉ होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल लॉ जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो किसी भी ट्रांसफार्मर का जो फंडामेंटल लॉ होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वो वर्क करता है ट्रांसफार्मर हमारा, समझ में आया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे भी क्या करता है, वर्क करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार जो EMF जनरेट होता है, EMF दो प्रकार का होता है, एक डायनेमिकली इंड्यूस EMF और एक स्टैटिकली इंड्यूस EMF। स्टैटिकली इंड्यूस EMF में दो EMF है, एक सेल्फ इंड्यूस EMF और क्या है, म्यूचुअल इंड्यूस EMF, समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसफार्मर को हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा स्टैटिकली इंड्यूस EMF के सिद्धांत पे क्या करता है, वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हैं। ट्रांसफार्मर हमारा स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो आप ये तीनों चीज़ों से आप मतलब इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, किसका ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यदि सेम रेटिंग के लिए देखिए, यदि सेम रेटिंग के लिए एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कोर मटेरियल तथा कॉपर मटेरियल दोनों की क्या होती है, बचत होती है, तथा इसकी दक्षता टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से क्या होती है, अच्छी होती है। यह ट्रांसफार्मर स्टेप अप तथा स्टेप डाउन दोनों तरीके से डिजाइन होते हैं। ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी होता है और क्या होता है, स्टेप डाउन भी होता है, ठीक है। ये दोनों तरीके से क्या होते हैं, डिजाइन होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट पर आना है। देखिए, हालांकि हम पूरा डेरिवेशन करके यहाँ पर नहीं बताए हैं, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट निकलता है उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा है। ऐसा तब मतलब ये फार्मूला तब है जब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करें। मतलब एक मान लीजिए 100 kVA का हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, उसी को उतने ही kVA तक के लिए हमें ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट बराबर होता है 1 - K × टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, समझ में आया। तो आप सोचिए, और दूसरी बात क्या है, सेविंग ऑफ कॉपर बराबर K × टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वेट, समझ में आया, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वेट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों फार्मूले में देखिए यहाँ पर K, अगर K का मान क्या हो जाए, बढ़ाया जाए, अगर K का मान क्या होगा, बढ़ेगा। सोचिए अगर K का मान बढ़ेगा तो उस कंडीशन में ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट क्या होगा, कम होगा,
ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट क्या होगा, कम होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट कम होगा। अगर कॉपर सेविंग की बात करें, कॉपर सेविंग की बात करें तो कॉपर सेविंग हमारा कितना होगा, देखिए अगर के का मान बढ़ेगा तो उस कंडीशन में हमारा सेविंग ऑफ कॉपर क्या होगा, बढ़ेगा। कॉपर की सेविंग हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। के क्या है, के इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। के क्या है, के इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। हालांकि उतना ये सारी चीज़ें तो आप जान ही रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाला गया है, ठीक है। N2/N1, N2/N1, ठीक है। V2 बाई क्या होगा, V1 होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका V1 वोल्टेज होगा ना, प्राइमरी साइड में V1 वोल्टेज। और उसके बाद यहाँ पर करंट जानते हैं उल्टा होता है, I1 अपान क्या होता है, I2 होता है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कॉपर सेविंग किस पे डिपेंड कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट भी किस पे डिपेंड कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेस देन क्या होता है, 1 होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो जब लेस देन 1 होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखिए, मैक्सिमम 1 हो सकता है या फिर लेस देन क्या होता है, 1 होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखिए के का मान जितना 1 के करीब होगा उतना ही ज़्यादा कॉपर की क्या होगी, सेविंग होगी। के का मान जितना 1 के करीब होगा उतना ही ज़्यादा कॉपर की क्या होगी, सेविंग होगी। यहाँ पर के का मान जितना 1 के करीब होगा उतना ही ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट हमारा क्या होगा, कम होगा। भाई सिंपल सी बात है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वेट तो हमारा कांस्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास कोई 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसका वेट कुछ है, समझ में आया। अब क्या है, उसी ट्रांसफार्मर को सेम रेटिंग के लिए हमें ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करना है। तो माना ऑटो क्या कहते हैं, हम 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वेट कुछ है तो उसमें हम 1 माइनस के का गुणा कर देंगे तो हमें ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट मिल जाएगा, समझ में आया। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के वेट में अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के से अगर उसमें गुणा कर देंगे तो सेविंग ऑफ कॉपर हमारा निकल आएगा, समझ में आया। तो इस तरीके से तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है। अगर कॉपर सेविंग की परसेंटेज अगर निकालना है, अगर कॉपर सेविंग का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए कॉपर सेविंग ऑफ कॉपर। जैसे मान लीजिए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर प्राइमरी टर्न क्या है, N1, सेकेंडरी टर्न क्या है, N2 है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना कॉपर सेविंग हुआ तो N1 अपान N1 प्लस N2 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो परसेंटेज में आपकी कॉपर सेविंग भी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, समझ में आया। N1/N1 प्लस क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो ये कॉपर सेविंग का परसेंटेज निकालने का क्या है, फार्मूला है। समझ कितना परसेंट जो है कॉपर सेविंग हुआ ऑटो ट्रांसफार्मर में, समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। और ये दोनों फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के जितना नज़दीक होगा उतना ही ज़्यादा ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट कम होगा और उतना ही कॉपर की क्या होगी, सेविंग होगी, समझ में आया। तो यहाँ पर लिखा गया है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि यदि के का मान लगभग 1 होगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट बहुत कम होगा, वेट कम होना चाहिए, तथा कॉपर की भी क्या होती है, बचत होती है, समझ में आया। अब अगली बात, ये तो पॉइंट हो गया। पावर ट्रांसफार्मर बाई, देखिए पावर ट्रांसफ़र बाई ऑटो ट्रांसफार्मर। अब आपको पता है कि पावर ट्रांसफ़र ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा 2 तरीके से होता है, एक कंडक्शन के आधार पर और एक इंडक्शन के आधार पर, समझ में आया। एक कंडक्शन के आधार पर, एक इंडक्शन के आधार पर, जैसा कि हमने पहले भी क्या किया है, बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कंडक्शन से पावर ट्रांसफ़र, कंडक्शन से कितना पावर ट्रांसफ़र हुआ, के इंटू इनपुट पावर हो गया, इनपुट पावर इंटू क्या, के। तो के का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पावर ट्रांसफ़र होगा। के का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा पावर क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अगर देखिए पावर ट्रांसफ़र बराबर के इंटू, देखिए कंडक्शन से पावर कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, कंडक्शन से पावर ट्रांसफ़र बराबर क्या है, के इंटू इनपुट पावर। इनपुट में ये हमारा क्या है, जो इनपुट में हम देंगे सप्लाई, जो पावर देंगे वो हमारा क्या होगा, इनपुट पावर होगा। इनपुट पावर इंटू के बराबर क्या है, कंडक्शन से पावर ट्रांसफ़र। तो के का मान लगभग 1 के आसपास होगा तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पावर लॉस होगा, वो पावर ट्रांसफ़र होगा। ये हमारा क्या है, इंडक्शन से पावर ट्रांसफ़र। इंडक्शन प्रोसेस से कितना पावर ट्रांसफ़र होता है, 1 माइनस के इंटू इनपुट पावर।
इनपुट पावर में 1 माइनस के का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सीधा दिख रहा है, यहाँ पर के है, यहाँ पर 1 माइनस के है। समझ में आया? इसका मतलब है कि देखिए कंडक्शन के आधार पर पावर ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है, कंडक्टिवली पावर ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में, जबकि इंडक्टिवली पावर क्या होता है, कम ट्रांसफ़र होता है। इंडक्शन के बेसिस पे पावर हमारा क्या होता है, कम ट्रांसफ़र होता है, जबकि कंडक्टिवली पावर हमारा क्या होता है, ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। इस फार्मूले से भी क्या होता है, स्पष्ट होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कंडक्शन के आधार पर अगर के का मान बढ़ेगा, के का मान बढ़ेगा तो पावर ट्रांसफ़र क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर के का मान बढ़ेगा तो पावर ट्रांसफ़र हमारा क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर क्या होगा, पावर ट्रांसफ़र हमारा क्या होगा, मतलब इंडक्शन के आधार पर क्या होगा, कम होगा। समझ में आया? तो ये चीज़ है। सिंपल सी बात है, ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है ये लेस देन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 से थोड़ा क्या होता है, कम होता है। तो उस कंडीशन में ये फार्मूला है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इंडक्शन के आधार पर कम पावर ट्रांसफ़र होता है, जबकि कंडक्शन के आधार पर पावर ट्रांसफ़र हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पर एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देखिए रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के रूप में इसे क्या किया जा सकता है, यूज किया जाता है। रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, वोल्टेज को रेगुलेट करना, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। समझ में आया? तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसे रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बूस्टर के रूप में फीडर की वोल्टता को बढ़ाने के लिए, जैसे फीडर होता है ना, लाइन हमारी होती है, हाई वोल्टेज लाइन होती है, तो वहाँ पर उसकी वोल्टता को कभी कभार रिसीविंग एंड पर वोल्टेज हमारा कम हो जाता है, तो वहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करके उसकी वोल्टेज को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो उस समय जो है वो ऑटो ट्रांसफार्मर को हम बूस्टर के नाम से जानते हैं। तो ये बूस्टर के रूप में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, कोर एंड कापर की क्या होती है, बचत होती है। ये तो सही बात है, ये तो हमारा एडवांटेज है। इसी में एप्लीकेशन और एडवांटेज हम दोनों लिख दिए हैं। दक्षता क्या होती है, मोर होती है, क्योंकि 2 तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है पावर। ठीक है, मोटर स्टार्टर में भी होता है। जब आप क्या कहते हैं 3rd ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर किया जाता है इसका प्रयोग। स्टेबलाइजर में वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर किया जाता है। कोई भी अब अगर आप स्टेबलाइजर अगर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज होता है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। समझ में आया? इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सिंपल होता है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सिंपल होता है। वोल्टेज चेंज इसमें आसानी से होता है, इसमें आसानी के साथ हम वोल्टेज को क्या कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं। इसकी वोल्टेज चेंज करने की रेंज क्या होती है, अधिक होती है। सिंपल सी बात है। इस टाइपिंग को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे घुमा करके हम इसकी वोल्टेज आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और वोल्टेज चेंज करने की जो रेंज है ना, वो काफ़ी क्या है, अच्छी है। काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वोल्टेज चेंज करने की रेंज जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। समझ में आया? अब उसके बाद क्या है, डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखिए, इसमें विद्युत रोधन क्षमता बेटर नहीं होती है। विद्युत रोधन की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक अच्छा इंसुलेशन हम नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। समझ में आया? यहीं पर क्या हो जाता है, ये मार खा जाता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है इसमें इसके अंदर जो है इंसुलेशन हम अच्छे तरीके से नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। उसके बाद क्या है, अगला क्या है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के मध्य लीकेज बहुत कम होता है। देखिए, ये जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो हमारा लीकेज होता है, लीकेज फ्लक्स क्या होता है, बहुत कम होता है। लीकेज फ्लक्स कम होने की वजह से लीकेज रिएक्टेंस भी बहुत कम होता है। जब लीकेज रिएक्टेंस बहुत कम होगा तो इम्पीडेंस भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में इम्पीडेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें लीकेज बहुत कम पाया जाता है। तो लीकेज कम होने की वजह से इम्पीडेंस हमारा बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में यदि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत हैवी करंट इसमें क्या करने लगती है, फ्लो होने लगती है। समझ में आया? क्योंकि इम्पीडेंस हमारा क्या है, कम है। तो इम्पीडेंस अगर कम है तो आपको पता है कि V बराबर I इंटू क्या होता है, Z। तो I अपान V अपान क्या होगा, Z। भाई वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, Z। अगर इम्पीडेंस कम होगा तो करंट बहुत हैवी फ्लो करेगी। समझ में आया? तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है। मतलब क्या है कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ट्रांसफार्मर हमारा सुरक्षित नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा?
क्योंकि यहाँ पर जो है इम्पीडेंस हमारा क्या है, बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि लीकेज फ्लक्स बहुत कम है, इस वजह से लीकेज इम्पीडेंस मतलब लीकेज रिएक्टेंस का मान कम है, और लीकेज रिएक्टेंस का मान कम है तो इम्पीडेंस का मान कम होगा, जिसकी वजह से करंट बहुत हैवी फ्लो करती है। किस कंडीशन में? शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। अगर शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हैवी शॉर्ट सर्किट जब हो जाता है तो इसमें हैवी करंट क्या करने लगती है, फ्लो होने लगती है। हालांकि ऑटो ट्रांसफार्मर छोटे ट्रांसफार्मर भी होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर भी ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में क्या होते हैं, डिजाइन होते हैं। 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है, तो उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि इंसुलेशन बहुत अच्छा तरीके से प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता है इसमें। तो बस ये मतलब आपको कंटेंट ये सब जानना है। अब कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, अब इतना डिटेल भी हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऑटो ट्रांसफार्मर में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। जैसे कि यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट हो गया, कॉपर ऑफ सेविंग हो गया, कंडक्शन के आधार पर कितना पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, इंडक्शन के आधार पर कितना पावर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया? तो ये रहा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ पर इसका फिगर हम क्या करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर एक वाइंडिंग है, यहाँ पर क्या है, एक वाइंडिंग है। समझ में आया? अब उसके बाद यहाँ पर हम एसी सप्लाई देंगे, ये हमारा इनपुट साइड हो गया। इसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी, I1 करंट फ्लो करेगी। ये पूरा टर्न को हम N1 मान ले रहे हैं, तो इस साइड का हमारा जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V1 होगा। समझ में आया? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से हम टाइपिंग करके यहाँ से आउटपुट निकाल लेते हैं। तो अब ये तो हमारा पूरा इनपुट हो गया, समझ में आया। लेकिन अब यहाँ से क्या हो गया, आउटपुट हो गया। यहाँ से क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो अब यहाँ से जब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ तक I1 करंट आ रही है, तो यहाँ से कौन सी करंट चली गई, I2 करंट चली गई। तो I2 करंट ऐसे वापस आएगी। समझ में आया? लेकिन बात यह है कि इधर से I2 जा रही, तो इधर कौन सी करंट आएगी बताइए, इधर कौन सी करंट फ्लो करेगी, इधर आपका I2 माइनस I1 फ्लो करेगी। सिंपल सी बात है, I1 आ रही है, I2 इधर जा रही है। अब I2 में से I1 क्यों घटाए हैं? ऐसा इसलिए घटाए हैं क्योंकि I2 करंट का मान ज़्यादा होता है, इसलिए I2 में से I1 को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए इधर से I1 आ रही है, तो इधर तो I1 ही जाएगी ना, इधर क्या जाएगी, I1 जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारा, इधर से I2 जाएगी, और इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो I2 माइनस क्या होगा, I1 होगा। सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न क्या है, N2 है। समझ में आया? सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न क्या है, N2 है। और ध्यान से देखिए, यहाँ का जो नंबर ऑफ टर्न होगा A और B पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक, समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है, N1 है। जब ये वाला टर्न क्या है, N2 है, तो ये क्या होगा, N1 माइनस N2 हो जाएगा। समझ में आया? जिसे NAB के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, जिसे NAB के नाम से जानते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा N2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसे N1 माइनस N2 के नाम से भी जानिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये नाम रखा गया है। कुछ और कैलकुलेशन करना था, लेकिन उतना ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उस कैलकुलेशन से जो भी आपका कॉन्सेप्ट आता वो यही सारा कॉन्सेप्ट आता। ठीक है, तो उतना डेरिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इतना भी आपको आपके थ्योरी के एग्जाम में ऑटो ट्रांसफार्मर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको मेन चीज़ है इस फिगर को दर्शाना है, और आप अगर इतना लिख दे रहे हैं तो बहुत काफ़ी है। ठीक है, अगर इसको भी लिख दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो एक ही क्वेश्चन में आप लिखते रह जाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।